अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना एक नया कोर्स कंप्यूटर ग्राफिक्स का। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा कंप्यूटर ग्राफिक्स का आज का जो फर्स्ट लेक्चर है उसमें हम उसका इंट्रोडक्शन और उसकी कुछ इंपॉर्टेंट जो उसके अंदर कुछ कोर प्रोसेसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जी डेफिनेशन से। एक्चुअली कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या है? अगर मैं आपको सिर्फ ग्राफिक्स वर्ड का मतलब बताऊं ना तो ग्राफिक्स का मतलब होता है विजुअल्स। जब हम बात करते हैं किसी ऐसे डाटा की जो लिखा नहीं जाता बल्कि दिखाया जाता है, जिसका कोई डिस्प्ले होता है, जिसकी कोई फॉर्मेशन होती है, जिसकी कोई पिक्चर होती है, एक्चुअली उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्राफिक्स बोलते हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स से अगर हम पहले की बात करें, जैसे कि 1960 से अगर हम पहले की बात करें तो कंप्यूटर था। डेफिनेटली लोग जो है वो अपना डाटा भी प्रोसेस करवाते थे, बट कोई भी जो काम होता था वो सिर्फ नंबर्स यानी कि डिजिट्स की फॉर्म में या टेक्स्ट की फॉर्म में होता था। कोई भी जो डाटा था कंप्यूटर के अंदर जिसको लोग प्रोसेस करते थे वो सिर्फ टेक्स्ट या नंबर था, इसके अलावा कुछ नहीं था। ये बाद में, जैसे कि अगर हम इसकी इन्वेंशंस की बात करें, सबसे पहले मैं डेफिनेशन से भी पहले आपको इन्वेंशन बताना चाहूंगा। तो उसमें जो नंबर 1 पे हमारे पास सबसे पहला जो बंदा था जिसने 1960 में इस टर्म को बनाया था, इस टर्म को इन्वेंट किया था, यानी कि फर्स्ट टाइम उसने इसकी टर्म कॉइन की, दैट वाज विलियम फेटर। विलियम फेटर जो था ना, ये एक डिजाइनर था बेसिकली बोइंग के अंदर। अब ये बोइंग क्या है? ये बेसिकली यूएसए की बहुत बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, जिसके अंदर जो है वो एरोस्पेस के ऊपर या आप कह लें कि जी एयरक्राफ्ट्स के ऊपर, मशीनरी के पार्ट्स के ऊपर जो है वो काम किया जाता है। ये बहुत बड़ी कंपनी है। इन्होंने बेसिकली एक डिजाइनर हायर किया था जिसका नाम था विलियम फेटर, और इस बंदे ने आप खास करके जो जब ये काम कर रहा था, इसने ह्यूमन सिमुलेशन के ऊपर काम करना था, उस वक्त वो पिक्चर और वो सारी चीजें बनाते वक्त इसने एक टर्म कॉइन की, दैट वाज कंप्यूटर ग्राफिक्स। एंड नंबर 2 पे 1960 के बाद 1963 में, अराउंड 1963, एक बंदा था आइवैन सुदरलैंड, जिसने फर्स्ट टाइम एक स्केच पैड बनाया था, एक ऐसा प्रोग्राम जिसके साथ ह्यूमन इंटरेक्ट कर सकता था विद द हेल्प ऑफ अ लाइट पेन। यानी कि ये वो फर्स्ट टाइम था हिस्ट्री में जब एक नई चीज का लोगों से तारुफ हुआ, और वो था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। यानी कि इससे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का अब हम लोग बेसिकली ये समझते हैं कि जी एक्चुअली वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर है। जी बिल्कुल, वो ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर है। ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, बट एक्चुअली उसकी तरफ जो पहला स्टेप था ना हमारा, वो इस बंदे की वजह से शुरू हुआ था। और उसने क्या इन्वेंट किया था जी? स्केचपैड इन 1963। इसलिए इसको फादर ऑफ ग्राफिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स भी कहा जाता है। ये चीज आपने याद रखनी है, कहीं पे एमसीक्यू में आपसे पूछा जा सकता है। फादर ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स तो ही वाज आइवैन सुदरलैंड। नेक्स्ट, अगर हम बात करें इसकी कंप्यूटर ग्राफिक्स की डेफिनेशन की, तो कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट डील्स विद द क्रिएटिंग, स्टोरिंग, मैनिपुलेटिंग एंड डिस्प्लेइंग विजुअल इंफॉर्मेशन यूजिंग द कंप्यूटर्स। यानी कि जो विजुअल इंफॉर्मेशन को क्रिएट करे, उसको स्टोर कर सके विद द हेल्प ऑफ अ फ्रेम बफर। हम इन टर्म्स को इंशाल्लाह समझेंगे सारी चीजों को। मैनिपुलेशन करे और उसके बाद उस तमाम चीजों को डिस्प्ले हार्डवेयर के जरिए से डिस्प्ले करवा सके उन विजुअल इंफॉर्मेशन को, दैट इज कॉल्ड एज, दैट फील्ड ऑफ कंप्यूटर, दैट ब्रांच ऑफ कंप्यूटर इज कॉल्ड एज कंप्यूटर ग्राफिक्स। उसको हम कंप्यूटर ग्राफिक्स कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कोर प्रोसेसेस। अगर हम सबसे पहले बात करें नंबर 1 पे, तो आता है मॉडलिंग। अब मॉडलिंग क्या चीज है? मॉडलिंग है बेसिकली प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स। जब हम लोगों ने किसी भी चीज के ऊपर, ग्राफिक्स के ऊपर जब काम करना होता है ना, जब हम स्क्रैच से कोई चीज बनाना चाह रहे हैं, जैसे कि विद द हेल्प ऑफ ब्लेंडर, हमें ये पता होना चाहिए कि हम ग्राफिक्स के कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हैं। जैसे कि ब्लेंडर है, ऑटोकैड है, ये वो सॉफ्टवेयर है जिनके जरिए से हम ग्राफिक्स का काम कर सकते हैं। हम मशीनरी के पार्ट्स, एयरक्राफ्ट, एरोस्पेस के अंदर काम करना हो लोगों ने, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है हमारी आम जिंदगी में, हम जो भी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं, हम लोग बेसन यूज करते हैं, हम लोग किचन का सिंक यूज करते हैं, हम टेबल यूज करते हैं, हम गाड़ी की बात कर ले, हम एक इंजन की बात कर ले, हम एक सिंपल मार्कर की बात कर ले, तो जब फर्स्ट टाइम इनका डिजाइन बनाया जाता है कंप्यूटर के ऊपर, एक होता है ना आप आम हाथ से कोई चीज बनाते हो, वो आपकी आम जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन एक चीज को जब कंप्यूटर के अंदर बनाया जाएगा, दैट इज कॉल्ड एज मॉडलिंग। इसको टफ नहीं लेना, बहुत सिंपल सा है कि मॉडलिंग क्या चीज है? किसी चीज को कंप्यूटर के अंदर क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ सम सॉफ्टवेयर्स। ऑब्वियसली उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जानेंगे, प्रैक्टिकल जो भी यूजेज होगा हम वो भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये बेसिकली क्या कहलाता है? मॉडलिंग कहलाता है, जिसके अंदर हम 2D और 3D ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। ये याद रखें कि हमने मैथमेटिकल जो है ना वो फॉर्मूलाज को यूज करते हुए चीजों को बनाना है। इट मींस दैट, मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, हम बात करते हैं सबसे पहले जियोमेट्रिक मॉडलिंग की। ये अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम खास करके मॉडलिंग में इस्तेमाल करते हैं, और ये कुछ मेथड है जिसमें से सबसे पहला मेथड जो है वो कौन सा है? पहला मेथड है जियोमेट्रिक मॉडलिंग। यानी कि जब हम लोगों ने
जस्ट बात करनी है सीन के सेटअप की, यानी कि जो भी चीजें है ना हमारे पास, हमने वो चीज बनानी किस तरह से। लेट्स से आप एक सिंपल ग्राफ के ऊपर, आप एक कंप्यूटर के ऊपर एक चीज बनाना चाह रहे हो, उसमें सबसे पहले आपने उसका पॉइंट हाईलाइट करना है। लेट्स से मैं पॉइंट हाईलाइट करता हूं, ये वाला। डेफिनेटली ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर, जेड एक्सिस के ऊपर किसी एक जगह पर ये एग्जिस्ट करता है। वो कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जहां पर ये एग्जिस्ट करता है, मुझे उस पॉइंट की वैल्यू देनी है। या वो पॉइंट की वैल्यू x, y है, या उस पॉइंट की वैल्यू x, y, z है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 2D और 3D दोनों ऑब्जेक्ट्स की। तो अगर ये 2D है तो ऑब्वियसली मैं सिर्फ उसको दो डायमेंशंस दूंगा, या x एक्सिस और y एक्सिस। लेकिन अगर ये 3 डायमेंशनल है जिसमें हम लोग x, y एक्सिस और z एक्सिस तीनों एक्सिस की बात करते हैं, तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली इसको पॉइंट देना है। जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलेंगे, जब बहुत सारे पॉइंट्स आपस में मिलेंगे तो हमें बहुत सारी लाइंस गेट होंगी। इसी तरह से बहुत सारी लाइंस को मिलाने से हमें एक सरफेस मिलती है, और बहुत सारी सरफेसेस को मिलाने से हमें एक ऑब्जेक्ट मिलता है। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिलाकर, या खास करके आप इस पूरे फ्लो को क्या कहते हो कि इन तमाम चीजों के बनने की वजह से, इन तमाम चीजों के मिलने की वजह से हमें क्या मिला, एक मॉडल मिल गया। तो इसी तरह से कंप्यूटर के ऊपर हम लोग सिंपल एक पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एक पॉइंट से बहुत सारी लाइंस निकलती हैं, देन सो ऑन। इसी तरीके से हमारे पास एक फाइनली क्या हमें हासिल होता है, एक सिंपल मॉडल। लेकिन डेफिनेटली उसको कैसे क्रिएट करते हैं, सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो फिल वक्त हमारा टॉपिक नहीं है। वी आर जस्ट अंडरस्टैंडिंग द टर्म मॉडलिंग। नेक्स्ट आता है मैश रिप्रेजेंटेशन। अब मैश रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ये भी एक तरीका है समझ लीजिए मॉडल्स को बनाने का। इसके अंदर हम लोग मैश बनाते हैं, जिसको जाली कहते हैं ना, नेट कहते हैं। तो नेट के अंदर चीजों को जब हम जोड़ते हैं, उसमें खास करके वो एक एग्जांपल देता है कि आप लेट से आप कह लें कि एक स्टैचू है हमारे पास, एक एग्जांपल है, आप एक स्टैचू आपके सामने किसी भी चीज का, एक ऑब्जेक्ट का, उसके अंदर ना वो छोटी छोटी ट्रायंगल्स के जरिए से उस चीज को बनाया गया है। तो वो ट्रायंगल जो सबसे बेसिक एलिमेंट है ना उस डायग्राम का, वो कैसे बनता है, डेफिनेटली हमारे पास उसके अंदर कुछ वर्ड्सेस होते हैं, यानी कि हमारे पास V है, हमारे पास E है, एजेस, द लाइंस, कि जिसके जरिए से हमने उन वर्ड्सेस को आपस में जोड़ा है। लेट्स से मेरे पास एक ये कुछ पॉइंट्स है ना, ये मेरे पास वर्टिसेस हैं, मैंने इन वर्सेस को विद द हेल्प ऑफ दीज लाइंस जोड़ा, तो ये मेरे पास जो लाइंस बनी है इनको हम क्या बोलते हैं, एजेस। और इसके अलावा हमारे पास इसमें f की वैल्यू होती है। ये तीन वैल्यूज बेसिकली क्या बनाती हैं, इसका एक बेसिक एलिमेंट बनाती है v, e और f, यानी कि वर्सेस, एजेस और फेसेस। इसी तरह की बहुत सारी ट्रायंगल्स को मिलाकर आप वो पूरा कंप्लीट अपना मैश जो है वो तैयार कर सकते हैं। दैट इज द वे एक्चुअली कि जिस तरीके से हम मैश रिप्रेजेंटेशन के जरिए से एक चीज को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के जरिए से, मैश रिप्रेजेंटेशन के जरिए से ही बेसिकली हमारे पास क्या आता है, स्मूथनेस आती है किसी भी चीज के अंदर। यानी कि हमारे पास अगर तो इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, अगर तो हमारे पास बहुत ज्यादा जो है वो एजेस, वर्ड्सेस और ये सारी चीजें हैं, तो ऑब्वियसली हमारे उस ऑब्जेक्ट की, जैसे आप कहते हैं नहीं कि नंबर ऑफ पिक्सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ाने से एक पिक्चर की रेजोल्यूशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है, बहुत अच्छी हो जाती है, क्वालिटी अच्छी हो जाती है। तो यहाँ पर भी अगर हम लोग वर्ड्सेस, एजेस और फेसेस की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे, तो ऑब्वियसली हमारे पास वो मॉडल जो भी बनेगा उसके अंदर स्मूथनेस बहुत ज्यादा होगी, यानी कि वो क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा होगा। नेक्स्ट अगर इसी तरह से हम बात करें तो हमारे पास एक सेकेंड, ये हमारे पास ये दूसरा मेथड था। इसके अलावा एक थर्ड टर्म है हमारे पास, इम्प्लिसिट सर्फेसेस। इम्प्लिसिट सर्फेसेस क्या होता है, जिसके अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस। अब ये भी मॉडल बनाने का एक तरीका है। इसके जरिए से हम कैसे बना सकते हैं, लेट्स से हमने एक सिंपल ना स्फीयर की एक लिखी है इक्वेशंस, x² + y² + z² = r²। लेट्स से वी हैव अ फुटबॉल, ये एक फुटबॉल है। अब ये स्फीयर है हमारे पास, ये स्फीयर के ऊपर के पॉइंट्स हैं। लेट्स से एक पॉइंट ना यहां पे आ रहा है, अगर पॉइंट सरफेस के ऊपर आ रहा होगा, इस स्फीयर के एग्जैक्ट ऊपर आ रहा होगा ना, तो उसका मतलब यह है कि वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा। आर क्या है, यहाँ पे रेडियस, रेडियस ऑफ द फुटबॉल। और एक्स, वाई और जी क्या है भाई, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के मुताबिक जो भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा। जैसे कि अगर हम लोग लेट्स से ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का कॉन्सेप्ट सबको ही पता है, लेकिन ये होता है हमारा जेड एक्सिस। अब इस प्लेन के अंदर जहां पर भी हमारे पास एक पॉइंट यहां यहां या यहां पर अगर एग्जिस्ट करता है, तो हम उस पॉइंट की बात कर रहे हैं, ये वैल्यू सारी उसकी है। अगर ये कंडीशन वो सेटिस्फाई करता होगा, तो इसका मतलब ये है कि वो पॉइंट हमारा उस स्फीयर के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर लेट्स से वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा, x² + y² + z² की वैल्यू लेस देन r² है, तो इसका मतलब होगा कि वो पॉइंट आपका स्फीयर के अंदर वाली साइड पे एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर इसका आंसर ग्रेटर देन r² होगा, r के आंसर से, r² के आंसर से बड़ा होगा, तो उसका मतलब होगा कि वो ऑब्जेक्ट या वो जो भी पॉइंट हम ड्रॉ करने जा रहे हैं वो इस स्फीयर के बाहर है।
जिस पॉइंट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई, वो पॉइंट इसके ऊपर, जिस पॉइंट के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, या तो वो अंदर ऑब्जेक्ट होगा या वो उसके बाहर होगा। यानी कि मैंने जस्ट आपको एक इक्वेशन बताई है। इस तरह से हमारे पास बहुत सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं जिनको हम लोग इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं, अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को यानी कि मॉडल को क्रिएट किया जा सकता है। दैट मेथड इज कॉल्ड एज इम्प्लिसिट सर्फेसेस, यानी कि हम इसके अंदर इक्वेशंस के जरिए से काम करते हैं। द नेक्स्ट वन, ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता है कि जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स को, मॉडल्स को खास करके मूव करवाते हैं, जब हम उसको किसी एक जगह से दूसरी जगह पे मैंने मूव करवाना है, उसको रोटेट करवाना है, उसको दाएं बाएं मूव करवाना है, दैट process is called as transformation. And the last one is procedural modeling, the most important, गेमिंग में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। ओवरऑल भी आपको पता है कि खास करके कंप्यूटर ग्राफिक्स का जो इस्तेमाल है वो एनिमेशंस के अंदर, मूवीज के अंदर, कार्टून्स के अंदर सबसे ज्यादा है, वीडियो गेम्स के अंदर सबसे ज्यादा, यानी कि वीएफएक्स की अगर हम बात करें, वीडियो इफेक्ट्स की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज क्या है, ग्राफिक्स। और ग्राफिक्स ही बेसिकली किसी चीज को खास करके इंटरेक्टिव बनाती है, जिसकी वजह से उसको कोई भी बंदा इस्तेमाल करने पे विलिंग होता है। तो प्रोसीजरल मॉडलिंग क्या है, जिसके अंदर हम लोग कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं और वो उसके मुताबिक मॉडल क्रिएट कर देता है। लेट्स से मुझे क्या करना है, एक पूरी जो है ना यहाँ पे ट्री लाइन बनवानी है, दरख्तों की पूरी लंबी कतार बनवानी है गेम के अंदर। तो उसमें वो क्या करूंगा, मैं उसको प्रोसीजर दूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि वन बाय वन मैं जाके ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर के अंदर ट्री एक डिजाइन किया, फिर दूसरा डिजाइन किया, फिर तीसरा डिजाइन किया। नो, ना हम कॉपी पेस्ट करेंगे, क्योंकि फिर वो रियलिस्टिक नहीं लगेगा। सारे दरख्त अगर एक ही साइज के होंगे तो ऑब्वियसली वो एक अच्छा पैटर्न जो है वो क्रिएट नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसको प्रोसीजर दिया जाता है कि भाई आप जो है वो उसको क्या करें। लेट्स से मैंने एक उसको जो है इंस्ट्रक्शन दी, उसमें मैंने लेट्स से एक ट्रंक बनवा लिया, देन उससे मैंने 2 ब्रांचेस निकलवा ली, देन मैंने कहा कि इससे फर्दर 2 ब्रांचेस निकालो, पिछली का साइज रिड्यूस कर दो। तो वो मैंने उसको प्रोसीजर्स यानी कि इंस्ट्रक्शंस दे दी कंप्यूटर को, उसके अकॉर्डिंगली वो क्या करता जाएगा, मॉडल्स बनाता जाएगा। जैसे मैं एक सिंपल सी एग्जांपल दूं, हम पबजी की एग्जांपल ले लेते हैं, हम जीटीए की एग्जांपल ले लेते हैं। जब कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करता है ना फॉरवर्ड, तो हमें एक नई दुनिया नजर आती है। वो सारी प्रोसीजरल मॉडलिंग के जरिए से वो क्रिएट हो रहा होता है। उसमें ट्री है, बिल्डिंग्स हैं, उसमें रिवर्स आ रहे हैं, उसमें ओशन आ रहा है। वो सारी चीजें प्रोसीजरल मॉडलिंग के जरिए से ही क्रिएट हो रही होती है। और अदरवाइज अगर हर चीज को क्रिएट करें तो वो तो फिर डेफिनेटली बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो ये बेसिकली याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, मेथड्स हैं उसको रिप्रेजेंट करने की। अदरवाइज इनकी अपनी स्पेसिफिक डेफिनेशन थी, वो हमने बात कर ली। नेक्स्ट आता है रेंडरिंग। विदाउट मॉडलिंग रेंडरिंग इज नॉट पॉसिबल। सबसे पहला पॉइंट, अगर आपने मॉडलिंग नहीं ना की, या मॉडलिंग में हुआ क्या, अगर अभी तक आप नहीं समझे तो मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल दूं। हम समझ लीजिए कि यहाँ पर ना डॉटेड पिक्चर्स बन गई हैं, क्योंकि ये बेसिकली ना मॉडलिंग के मेथड होते हैं। रास्टराइजेशन जिसमें आता है सबसे पहले, तो उसमें हम क्या करते हैं, रास्टराइजेशन में ना हम लोग एक पूरे मॉडल के अंदर जो भी हमारे पास पिक्चर होती है उसको सिंपल डॉट्स के अंदर ना कन्वर्ट कर लिया जाता है। वो एक डॉट्स बनते हैं। सपोज करें मैं एक पिलर बना रहा हूँ, लेट्स से उसमें ना ये 2 पोर्शन है इस तरह से, ये मैंने ये पिलर बना दिया, ठीक है जी। अब ये इसमें मैंने डॉट्स में जब इसको कन्वर्ट करना है ना, दैट इज कॉल्ड एज रास्टराइजेशन। पॉइंट नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब इसको मैंने क्या करना है, इस रास्टराइजेशन से ना हमने इसको प्रोजेक्ट करना है और कंप्लीटली इसको किस में कन्वर्ट करना है। अब हम आएंगे इसके ऊपर, रेंडरिंग के ऊपर। पिक्चर को ना हमने रेंडर करना है, तो रेंडर में हम ये करेंगे कि ये जो डॉटेड पिक्चर है, ये जो सिर्फ एक मॉडल है जो कि खास करके 3D फॉर्म के अंदर है, हमने इसको 2D में कन्वर्ट करना है। एक ऑब्जेक्ट है ना आपके सामने, आप इस वक्त जो है वो कंप्लीट व्यू देख सकते हो। मैं जब घूमता हूं ना तो आपको तीनों डायरेक्शन से, क्योंकि बेसिकली एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों लिहाज से आपको एक ऑब्जेक्ट जो है वो नजर आ रहा है। तो ये बेसिकली 3D व्यू जो है आप लोग देख रहे हो। अगर लेट्स से मैं सिर्फ आपको एक पिक्चर दूं, आप उस पिक्चर को घुमा नहीं सकते। आपको जो है वो सिंपल लेफ्ट राइट, यानी कि जिसको हम दाया बाया कहते हैं, या जिसको हम ऊपर और नीचे वाली साइड से कहते हैं, तो आपको सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नजर आएगा। दैट इज कॉल्ड एज 2D ऑब्जेक्ट, ठीक है जी। तो यहां पर हम क्या करते हैं कि एक कंप्लीट 3D मॉडल को किसमें कन्वर्ट करते हैं, 2D के अंदर, यानी कि हम उसको एक सिंपल पिक्चर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। दैट इमेज इज कॉल्ड एज रेंडर्ड इमेज, उसको हम रेंडर्ड इमेज कहते हैं। अब इसमें कुछ स्टेजेस है हमारे पास। ये प्रॉपर जब सेटअप चलता है, जब ये सारी स्टेजेस हम यूज करते हैं, इसके अंदर करीब हमारे पास 5 स्टेप्स हैं, तब जाके एक इमेज रेंडर होती है। अब जरा समझिएगा कैसे होती है रेंडर। देखिए जी, हमने ना एक कंप्लीट, लेट्स से हम इसकी बात कर रहे थे ना, तो हमारे पास एक मॉडल तैयार हो गया। वो एक 3D मॉडल है जिसको हमने कंप्यूटर पे तैयार किया है। हमने ब्लेंडर यूज करके, हमने या उसके लिए ऑटोकैड यूज किया, या उसके अलावा बहुत सारे सॉफ्टवेयर, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड वर्जन हैं, प्रीमियम है, यानी कि प्रो वर्जन हमें बाय करने पड़ते हैं। हमने उन सॉफ्टवेयर के जरिए से ना चीजों को क्रिएट कर लिया, मॉडल्स बना लिए और 3D मॉडल बनाया खास करके। हाँ, डेफिनेशन में मैंने यहाँ पे 2D लिखा हुआ है, लेकिन एक्चुअली हम इसमें खास करके मॉडलिंग करते ही 3D के लिए, अदरवाइज ये डायरेक्ट रेंडर्ड हो जाती है।
तो हमने रेंडर्ड वो जो है मॉडलिंग कर ली। अब मॉडलिंग को हमने किस में कन्वर्ट करना है, रेंडरिंग में, ठीक है जी, ताकि किसी बंदे को एग्जैक्ट उसका डिस्प्ले दिया जा सके। उसके लिए कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहले जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर होता है। आप जिस मॉडल की भी बात कर रहे हो, आपके पास वट एवर वो जो भी पिक्चर है भाई, आपके पास वो जो भी ऑब्जेक्ट है, हम उस ऑब्जेक्ट के सेटअप की बात करेंगे कि कौन सी चीज है, कहां प्लेस है। लेट्स से एक मार्कर है, हमने पाम के ऊपर उसको प्लेस किया हुआ है, कितने, अब हमारे पास इस पूरे पाम का ना, हमारे पास इसका एरिया गिवन है, दिया हुआ है, हमें पता है इसका एरिया। उसमें मैंने मार्कर कहां पे प्लेस की हुई है, एक्स एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, वाई एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, या जेड एक्सेस, लेट्स से अगर ये 3D ऑब्जेक्ट है तो जेड एक्सेस से कितना डिस्टेंस है, ओरिजिन से कितना दूर है, वो हमने कंप्लीट एक ऑब्जेक्ट की लोकेशन बता दी। एक सरफेस के ऊपर हमने एक पॉइंट की लोकेशन बतानी है, उसको बेसिकली जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। नेक्स्ट हमने ये बताना है कि लाइट कहां पे, लेट्स से कि एक पिक्चर है भाई, 3D ऑब्जेक्ट में लाइट किसी और तरीके से फॉल कर रही है। आप ऐसे ही समझ लीजिए, मैं आपको आसान पहले बता दूं कि जब हम लोग किसी आर्किटेक्ट से इसका आर्किटेक्चर क्रिएट करवाते हैं, नक्शा बनवाते हैं घर का, वो मॉडलिंग है। और जब हम उस नक्शे की जस्ट एक पिक्चर लेकर हम उसको कहते हैं ना, किसी को दिखाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेंडरिंग। तो अब वो हमारे पास क्या है, रेंडरिंग है। अब हमें वो रेंडरिंग दिखानी है, तो उसके लिए मुझे जस्ट एक पिक्चर दिखानी है, मैं 3D ऑब्जेक्ट नहीं दिखा सकता। डिजिटल हमारे पास अभी ऐसा कोई टूल नहीं है, कंप्यूटर के बगैर अगर मुझे किसी डिवाइस के बगैर किसी को दिखाना, तो मुझे रेंडर्ड इमेज दिखानी पड़ेगी ना उसको। तो इसलिए जब हम रेंडर पे जाते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप कौन सा, लाइटिंग, यानी कि मुझे लाइट बतानी कि लाइट कहां फॉल करेगी। लेट्स से शैडो, अगर इस तरफ से अगर लाइट पड़ रही है तो शैडो जाएगा उस तरफ, अगर ऊपर से लाइट पड़ रही है शैडो नीचे बनेगा, ये पीछे बनेगा सामने की तरफ। इस तरह से मुझे बेसिकली उसकी लाइटिंग पोजीशन बतानी है। और भाई लाइट मैंने इंस्ट्रक्शंस उसको बोलकर नहीं बतानी, लिखकर नहीं बतानी, बल्कि मैंने उसको उसका प्रॉपर टाइम, उसका मैंने उसका पॉइंट दे देना है कि जी फला जगह से एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस भी, उसकी भी तो एक वो भी तो सिमुलेट कर रही है ना, लाइट भी तो किसी जगह से फॉल कर रही है, उसका भी तो कोई सोर्स है। तो मैं उस पॉइंट का भी नाम बताऊंगा, उसकी लोकेशन बताऊंगा एक्स वाई और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंगली। साथ में उसमें उसकी इंटेंसिटी बता सकता हूं कि 80% उसकी इंटेंसिटी है। अब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर इंटेंसिटी डिफाइंड होती है, वो उसके अकॉर्डिंगली लाइट की इंटेंसिटी, यानी कि उसकी जो शिद्दत है वो भी डिफाइन कर लेता है। वो या थोड़ा सा डार्क कर देता है, या वो उसको लाइट कर देगा शैडो को, या वो बहुत ज्यादा जो है वो उसको ग्रे यानी कि उसको ब्राइट कर देगा। तो उसके अकॉर्डिंगली वो लाइटिंग सेटअप, हमें लाइटिंग सेटअप बताना पड़ता है। नंबर 3 पे हमें शेडिंग बतानी पड़ती है। स्मूथ और रफ, ये लिखा हुआ रफ, स्मूथ और रफ सरफेस होगा, शाइनी होगा, डल होगा, किस तरह की सरफेस होगी, हमें उसका शेड इंस्ट्रक्ट करना होता है, यानी कि हमें इसकी इंस्ट्रक्शंस देनी होती है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म टेक्सचरिंग। टेक्सचरिंग का मतलब है किसी चीज को ना कुछ कवर देना, कवर पहनाना, कपड़े पहनाना किसी चीज को, ये समझ लीजिए। तो टेक्सचरिंग में हम ये करते हैं कि हम लोग खास करके उस इमेज को ना हम बताते हैं उस मॉडल के ऊपर जो हमने कवर लगाना ना, पेंट लगाना। आप समझ लीजिए कि एक हमने एक रूम डिजाइन किया ना, एक वॉल डिजाइन की है, वो बिल्कुल प्लास्टिक ये शेप दे रहा है आपको, व्हाइट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड दे रहा है, ये ट्रांसपेरेंट शेप दे रहा है। आपने उसके ऊपर ना कुछ कवर लगाना है, कुछ येलोइश शीट लगानी है। तो वो जो येलोइश कवर आपने उसको दिया है, कलर दिया है, पेंट दिया है, वो बेसिकली क्या है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज टेक्सचरिंग। तो मटेरियल को हम नहीं कहते टेक्सचरिंग, हम उसको किसको कहते हैं, हम उसके उस प्रोसेस को कहते हैं कि भाई ये टेक्सचरिंग है। ठीक हो गया। तो टेक्सचरिंग में लेट्स से हमने ना एक पिलर बनाया, अब पिलर को ना मैंने ब्रिक कवर देना, ब्रिक्स कवर देखते हैं ना जिसमें हमने ईंटें नजर आ रही होती हैं, हमें प्रॉपर उसका एक कलर होता है एक पर्टिकुलर, और हमने वो वाली शीट, अक्सर लोगों ने घरों में शीट्स लगाई होती हैं जिसमें ब्रिक्स का जो है वो सारा सेटअप नजर आ रहा होता है। तो हमने वो वाला कवर इसको पहना दिया, यानी कि मैंने इसको कलर डिफाइन कर दिया कि भाई इस वॉल का कलर ये है, इस वॉल का कलर ग्रे है, इसका कलर जो है वो लेट्स से ब्लू है, या वट एवर जो भी कलर आप लोगों ने देना है। तो वो जो हम लोग प्रोसेस करते हैं ना, जब हम उसको एक ट्रांसपेरेंट से एक सॉलिड फॉर्मेशन पे ले जाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज टेक्सचरिंग। एंड देन प्रोजेक्शन, हमने कैमरा से ये सारी चीजें, इन तमाम चीजों को मिलाकर हमने एक हार्डवेयर के ऊपर एक खास रिजल्ट जो है वो प्रोजेक्ट करना है। एंड देन हमें क्या हासिल होगी, एक रेंडर्ड इमेज, दैट इज कॉल्ड एज प्रोजेक्शन। यानी कि वो बेसिकली कैमरा के जरिए से वो जो फोकस करना है ना हमने इन तमाम चीजों का, और फाइनली जो हमें पिक्चर एक हासिल होनी है, वो जो प्रोजेक्टेड रिजल्ट होगा हमारा, वो हमारी रेंडर्ड इमेज होगी। ठीक हो गया। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारे पास रेंडरिंग की टाइप्स। एक रियल टाइम रेंडरिंग है, एक ऑफलाइन है। देखिए जी, जो रियल टाइम रेंडरिंग है ना, ये बहुत ज्यादा फास्ट होती है, लेकिन इसकी क्वालिटी थोड़ी सी मुनासिब होती है। यानी कि एट द टाइम लेट्स से हमारे पास एक जगह पर एक वीडियो की स्पीड आ रही है 60 फ्रेम्स पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में
एक इमेज के 60 फ्रेम्स आपको, यानी कि एक किसी मोमेंट के 60 फ्रेम्स नजर आ रहे हैं, तो वो बेसिकली 60 फ्रेम पर सेकंड जो है उसमें स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी जो है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली ऑफलाइन रेंडरिंग से कम हो जाती है। यानी कि इसके अंदर रेंडरिंग जो होती है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। जब आप ऑफलाइन रेंडरिंग की बात करते हो तो उसमें जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं एनिमेशंस की, आपने अवतार मूवी देखी होगी, या इसके अलावा भी बहुत सारी इस तरह की मूवीज हैं जिसमें एनिमेशन या ग्राफिक्स का बहुत ज्यादा हाईली यूज किया गया है, तो उस जगह पर फिर ऑफलाइन रेंडरिंग को इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि एक एक फ्रेम के ऊपर आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वहां पर मिनट्स इवन आवर्स भी लग सकते हैं किसी एक जगह पे किसी एक मोमेंट की रेंडरिंग करते हैं, यानी कि किसी एक पिक्चर की रेंडरिंग करते वक्त। तो ये बेसिकली दो तरह की जो है वो डेफिनेशन आपने अलग से याद करनी, इसका कंपैरिजन जो है वो लाजमी तौर पे आपको पता होना चाहिए, यानी कि डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आता है रेंडरिंग की कुछ टेक्निक्स है हमारे पास। अब यहां पर एक्चुअली वो जो रेस्टराइजेशन का जो प्रोसेस था वो असल में इस फेज में आता है कि रेस्टराइजेशन में क्या होता है कि जब हम रेंडरिंग कर रहे होते हैं तो उसमें सबसे पहले नंबर पे रेस्टराइजेशन होगी। अब रेस्टराइजेशन में क्या होगा कि हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट इस वक्त मौजूद है उसको डॉट्स में कन्वर्ट कर देगा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रेस्टराइजेशन। एंड देन रे कास्टिंग होती है। रे कास्टिंग में क्या होता है कि आपकी लाइट जो है ना वो एमिट होती है किसी जगह से और ऑब्जेक्ट से जाकर टकराएगी। लेट्स से कैमरा इसको शूट कर रहा है किसी ऑब्जेक्ट को, तो कैमरा जब शूट कर रहा है ना, तो यहां से जब लाइट के जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ रहा है तो उसके अकॉर्डिंगली लाइट डिसाइड हो रही है। जब इसके ऊपर पड़ रहा है तो लाइट का कलर कुछ और रिफ्लेक्ट करेगा, जब इसके ऊपर आके गिर रहा है तो वहां पर लाइट का कलर जो है वो कुछ और डिसाइड करेगा। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज रे कास्ट। जब रे ट्रेस करनी है तो रे ट्रेसिंग, यानी कि जब वो रे रिफ्रैक्ट करेगी या रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्लेक्ट या रिफ्रैक्ट, वो दोनों काम, वो बेसिकली जो प्रोसेस होगा दैट इज कॉल्ड एज रे ट्रेसिंग। इस तरीके से एक इमेज फाइनली जो है वो प्रोजेक्ट होने के बाद हमें एक रेंडर्ड पिक्चर मिलती है, यानी कि एक सॉलिड पिक्चर। जैसे कि मैं लेट्स से शेयर खड़ा हूं, आपके सामने मेरी पिक्चर शो हो रही है, तो ये बेसिकली एक सिंपल 2D इमेज आपको मिल गई। अब इस इमेज को जब आपने मूव करवाना है दैट इज कॉल्ड एज एनिमेशन। तो ये प्रोसेस बेसिकली इस तरह से लिंक्ड है कि मॉडलिंग के बाद हमेशा हम पिक्चर को रेंडर्ड करते हैं एंड रेंडरिंग के बाद देन हम एनिमेशन की तरफ आते हैं। तो एनिमेशन में हमने क्या करना है, डिस्क्राइबिंग हाउ ऑब्जेक्ट्स चेंज ओवर टाइम। वक्त के साथ साथ आपकी जो चीज है, कोई जो ऑब्जेक्ट है वो कैसे चेंज कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनिमेशन। मैं जब ये चल रहा हूं, आपके हैंड ये जो गेस्चर पोस्चर दे रहा हूं, ये बेसिकली सारा क्या है, ये एनिमेशन है। बचपन में ना हम एक बुक या कॉपी के ना लास्ट कॉर्नर्स पे ना एक बहुत सारी पिक्चर्स बनाते थे, थोड़ी थोड़ी चेंज करके ना पिक्चर डिफरेंट पेजेस पे बना के देन उसको बहुत ही स्पीड के साथ मूव करते थे, यानी कि उन पेजेस को देखते थे तो वो पूरी जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स थे ना वो हमें एक मूवी का सीन या एक वीडियो का क्लिप जो है ना वो सीन क्रिएट करके देते थे। आपको याद आ गया होगा, दैट इज कॉल्ड एज एनिमेशन। हम इसी तरह से एक वीडियो जब कैप्चर होती है तो एक्चुअली वीडियो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, वीडियो कुछ भी नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। आपका कैमरा वीडियो जो है वो कैप्चर कर ही नहीं सकता, रियल टाइम मोमेंट को, चलते हुए मोमेंट को कैप्चर नहीं कर सकता। वो असल में किसी एक मोमेंट की बहुत सारी पिक्चर्स को कैप्चर करता है, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं, फ्रेम का। जो मैंने अभी यहां पर टर्म यूज भी की थी वो बेसिकली फ्रेम बनाता है। तो मूवमेंट ऑफ फ्रेम्स ये बेसिकली एनिमेशन है। या आप कह लें कि जी मूवमेंट ऑफ फ्रेम्स को हम वीडियो कहते हैं, यहां पर आसान लफ्जों में वीडियो का नाम दे लें तो मूवमेंट ऑफ मेनी पिक्चर्स इन अ यूनिट टाइम, इन अ सिंगल टाइम, दैट इज कॉल्ड एज अ वीडियो। वीडियो की सिंपल सी डेफिनेशन है, ठीक है जी। उसमें एक एग्जांपल मैंने आपको दी है कि एक फ्रेम 1 है हमारे पास और एक फ्रेम 30 है हमारे पास। लेट्स से 30 की चले जी पोजीशन है, हम 30 की स्पीड की बात कर रहे हैं, हम 30 फ्रेम पर सेकंड की बात कर रहे हैं, 60 की नहीं बात कर रहे। तो जितने फ्रेम जो है, अब देखें यहाँ पे पहला फ्रेम, यहाँ पे आपका 30th फ्रेम, अब इसकी पोजीशन क्या है फ्रेम 1 की, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन है 0 0, यानी कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का पॉइंट आपने डिसाइड कर दिया 0 और 0 पे, ओरिजिन पे। और जब आपने कहा 30th फ्रेम आएगा तो ऑब्जेक्ट कहां पे होना चाहिए, एक्स एक्सिस की वैल्यू 5 पर और वाई एक्सिस की वैल्यू स्टिल यहाँ पे 0 है। आपको पता ही है कि वो कहां पर आ जाएगा, ओरिजिन से इस जगह पे मूव कर जाएगा। तो 30th फ्रेम पर जाकर उसकी पोजीशन ये होगी। तो दरमियान वाले फ्रेम्स 2 से लेकर 29 तक वो कंप्यूटर आपका खुद ही हैंडल करता है और उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाते हुए यहां पर ले जाएगा। ये बेसिकली एनिमेशन है। हम बेसिकली इसमें भी मैथमेटिकली चीजों को, अपनी जो चीजों को पोजीशन दे रहे होते हैं, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट उसको बता रहे होते हैं, उसका एंडिंग पॉइंट बता रहे होते हैं। दरमियान में वो पिक्चर खुद ही मूव करके आपका ऑब्जेक्ट मूव करते हुए, जैसे कि यहां से मूव करते हुए यहां आएगा। एक्चुअली वो किसी ऑब्जेक्ट जो है वो कहीं यहां पे अगर प्लेस्ड है तो वो मूव करता हुआ यहां पर आ जाएगा।
दैट इज द वे एक्चुअली कि जिस तरह से एनिमेशन काम करती है। उसमें कुछ टाइप्स है, ट्रांसलेशन एनिमेशन होती है जिसमें आपका ऑब्जेक्ट बाएं से दाएं यानी कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट यानी कि इस तरह से एक्स एक्सिस के ऊपर जो मूव करता है। अगर रोटेशन है तो वो किसी एक चीज जैसे कि आपका पहिया मूव करता है या आपका जो फुटबॉल है वो फिंगर टिप पे लोग घुमाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। सर्कुलर मोशन ये होता है, ये रोटेशन होती है जब एक चीज यहाँ पर ही घूमेगी, किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड घूमेगी, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन। तो उसको रोटेशनल एनिमेशन कहते हैं। स्केलिंग एनिमेशन होता है जब हम किसी चीज का साइज बड़ा करते हैं, साइज कम कर रहे होते हैं वो। इसके अलावा शेप एनिमेशन होता है जब हम किसी चीज की शेप बदलते हैं। लेट्स से मेरे पास एक बलून है, मैंने उस बलून को प्रेस किया तो उसकी शेप डेफिनेटली एक साइड से बदल जाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, शेप एनिमेशन। एंड कैरेक्टर एनिमेशन जब हम लोग किसी कैरेक्टर जैसे कि लेट्स से मैं अगर हम एक यहाँ पे पूरी बॉडी मूव कर रही है तो एक्चुअली हम एक स्केलेटन को शेप देते हैं ना, एक कैरेक्टर को शेप देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज कैरेक्टर एनिमेशन। तो ये हमारे पास एनिमेशन की चंद एक टाइप्स हैं। यहाँ पे आपका टॉपिक कवर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अगर आपको उसके बारे में कोई भी सवाल, कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी हो तो वो लाजमी तौर पर पूछेगा। अदरवाइज हम इंशाल्लाह कंप्यूटर ग्राफिक्स के कोर्स को इसी तरह से कंटिन्यू रखेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।